और खबर है कि 10 मई को पुतिन यूक्रेन में सब कुछ तबाह कर देंगे। 24 फरवरी को जब यूक्रेन पर रूस ने हमला किया था तो ज्यादातर लोगों का मानना था कि जंग एक हफ्ते से ज्यादा नहीं चलेगी, लेकिन 50 दिन बाद भी जंग जारी है। ना पुतिन पीछे हटे और ना यूक्रेन झुका। पुतिन पर पश्चिमी देशों ने दबाव डालने की कोशिश की, आर्थिक प्रतिबंध लगाए, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। उन्होंने रूस के अलग अलग शहरों में बम बरसाए, मिसाइलें दागी। यहाँ तक कि यूक्रेन ने ये दावा भी किया था कि पुतिन ने केमिकल हथियारों का भी इस्तेमाल किया। इन सब के बावजूद रूस ये जंग जीत नहीं पाया, लेकिन कहा जा रहा है कि अब पुतिन के सब्र का बांध टूट चुका है और उन्होंने एक ऐसी तारीख दे दी है जब वो यूक्रेन में सब कुछ तबाह करने के इरादे से जंग के मैदान में उतरेंगे। यूक्रेन की सेना की ओर से किए गए एक ट्वीट में दावा किया गया कि पुतिन 10 मई को यूक्रेन में सब बर्बाद कर देंगे। ट्वीट में एक ऑडियो शेयर किया गया और दावा किया गया कि ऑडियो रूस की सेना के सिपाही का है, जिसने ये सारी बातें कही। Путин сказал, если до 10 мая нихуя не сделаем, блядь, вот все нахуй с землей сравниваем, блядь. Что это глобальные меры, блядь. Там видишь, что тут говорят, блядь, вроде уже тоже такой указ есть, что рубежная вроде. और यूक्रेन को इसी बात का डर है। माना जा रहा है कि इसी वजह से उसने रूस के सैनिकों का ऑडियो दुनिया को दिखाया, क्योंकि पुतिन की शख्सियत ऐसी है, वो जो कहते हैं वो करते हैं। और यूक्रेन पर हमला करके उन्होंने ये बात दुनिया को बता दी है। यूक्रेन पर हमले के बाद बाइडेन और पश्चिमी देशों ने आसमान सर पर उठा लिया था। उन्होंने कहा कि वो रूस को आर्थिक रूप से अपाहिज बना देंगे, लेकिन पुतिन डरे नहीं। उल्टा उन्होंने अपनी न्यूक्लियर डिटरेंट फोर्स को अलर्ट करके ये जता दिया कि वो किसी की दादागिरी नहीं सहेंगे нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии. पुतिन के कदम उठाते ही दुनिया पर परमाणु युद्ध का खतरा मंडराने लगा। हालांकि उन्होंने ये साफ कर दिया कि वो कभी भी परमाणु युद्ध की पहल नहीं करेंगे। पूरी दुनिया जानती है कि पुतिन हार मानने वालों में नहीं है। यूक्रेन की जंग में तो उनकी साख ही दांव पर लग चुकी है। जंग की वजह से पुतिन पहले से ही आर्थिक प्रतिबंध झेल रहे हैं और ऐसे में अगर उन्होंने ये जंग नहीं जीती तो सुपर पावर पर सवाल उठने लगेंगे। यही वजह रही कि तबाही की तारीख पता चलते ही इस बात का डर लगने लगा कि कहीं पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हमला न कर दें, क्योंकि पिछले एक हफ्ते में वो 2 बार परमाणु ब्रीफकेस के साथ दिख चुके हैं। पहली तारीख थी 8 अप्रैल जब वो एक अंतिम संस्कार में गए थे और दूसरी तारीख थी 12 अप्रैल जब उनकी और बेलारूस के राष्ट्रपति की मुलाकात हुई थी, क्योंकि इस ब्रीफकेस के जरिए पुतिन न्यूक्लियर अटैक का आदेश दे सकते हैं, जिसे रूस की भाषा में चेगेट कहा जाता है। रूस में साल 1983 से ही इस न्यूक्लियर ब्रीफकेस का इस्तेमाल हो रहा है। ये ब्रीफकेस एक स्पेशल कोड के जरिए खुलता है और वो कोड क्या है ये सिर्फ पुतिन को पता रहता है। इस ब्रीफकेस में लाल और सफेद दोनों ही बटन होते हैं, लेकिन हमले का आदेश देने के लिए लाल नहीं बल्कि सफेद बटन दबाना होता है, जिनका इस्तेमाल करके पुतिन कहीं से भी किसी भी वक्त न्यूक्लियर हमले का आदेश दे सकते हैं। रूस के पास इस तरह के 3 ब्रीफकेस हैं, एक राष्ट्रपति के पास, दूसरा रक्षा मंत्री के पास और तीसरा आर्मी चीफ के पास। लेकिन न्यूक्लियर हमले का ऑर्डर देने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति पुतिन के पास होता है। इस ब्रीफकेस के जरिए रूस के 6000 से ज्यादा परमाणु बमों को कंट्रोल किया जाता है। वहीं जंग के 50वें दिन पूर्वी यूक्रेन में पुतिन के बहुत बड़े मास्टर प्लान का पर्दाफाश हुआ है। अमेरिका के रक्षा विभाग का दावा है कि पुतिन अब पूर्वी यूक्रेन में आर या पार में के करने के मूड में है और इसलिए यूक्रेन पर हमला करने से पहले रूस ने जो तैयारी की थी उसके करीब 80% ताकत उसने पूर्वी यूक्रेन में झोंक दी है। इसके सबूत के तौर पर पूर्वी यूक्रेन की ओर बढ़ रही रूस की सेना की कई सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें सैनिकों, दर्जनों बख्तरबंद गाड़ियों और दूसरे साजो सामान के साथ रूस की सेना का लंबा चौड़ा काफिला रूस के बेलगरद प्रांत के एक अहम हाईवे के पास दिखा। रूस का बेलगरद प्रांत उसके पश्चिम में है और यूक्रेन की सीमा से लगता है। बॉर्डर के दूसरी तरफ है पूर्वी यूक्रेन का खार्किव प्रांत। जिस जगह पर रूस की सेना देखी गई वो यूक्रेन बॉर्डर से लगभग 8 किलोमीटर दूर ही है और सैटेलाइट तस्वीर में जिस हाईवे पर रूस की सेना मौजूद थी वो पूर्वी यूक्रेन के बॉर्डर की तरफ ही जाता है।
इसका मतलब साफ है कि पूर्वी यूक्रेन को अपनी मुट्ठी में करने के लिए पुतिन अब एक भी पल जाया करने के मूड में नहीं है। और इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति और अमेरिका भी पूर्वी यूक्रेन के लिए रूस के खतरनाक मंसूबों का दावा कर चुके हैं। लेकिन अमेरिका का ये दावा है कि रूस की सेना ने यूक्रेन की जंग के लिए जुटाई गई अपनी ताकत का 80% जोर उसके पूर्व पर लगा दिया है। ये बहुत बड़ी रणनीति है जिसके आगे यूक्रेन का टिकना बेहद मुश्किल होगा। इतना ही नहीं, पश्चिमी देशों के अधिकारियों ने चेतावनी भी दी है कि रूस पूर्वी यूक्रेन पर बड़ा हमला करने के लिए अपनी सेना में और 60,000 सैनिकों की भर्ती की तैयारी कर रहा है। असल में पूर्वी यूक्रेन में डोनेस्क और लुहांस्क जैसे इलाके आते हैं। ये वो इलाके हैं जहां बीते 8 साल से रूस के समर्थन वाले विद्रोहियों ने यूक्रेन की सरकार के खिलाफ बगावत छेड़ी हुई है। और यूक्रेन पर जंग छेड़ने से पहले तो पुतिन ने डोनेस्क और लुहांस्क दोनों इलाकों को अलग देश की मान्यता भी दे दी थी। और इस बीच रूस ने यूक्रेन के साथ खड़े अमेरिका और कनाडा को बड़ा झटका दिया। उसने इन दो देशों के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए वहां के कई सांसदों के रूस में दाखिल होने पर रोक लगा दी। और इसकी जानकारी पुतिन सरकार के विदेश मंत्रालय की तरफ से दी गई। बताया गया कि यह रूस की जवाबी कार्रवाई है, क्योंकि 24 मार्च को बाइडेन ने रूस के कई सांसदों की अमेरिका में एंट्री पर बैन लगा दिया था, जिसके बाद से रूस की तरफ से ऐसे प्रतिबंध की उम्मीद की जा रही थी। और आखिरकार अब पुतिन सरकार ने पलटवार कर ही दिया। उसने ऐलान किया कि अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधि सभा के 398 सदस्य रूस में दाखिल नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा कनाडा के 87 सांसदों पर भी रूस में दाखिल होने पर बैन लगा दिया गया। पुतिन ने पहले इंतजार किया, फिर वार किया। कार्रवाई वाली लिस्ट में अमेरिका के कई नेताओं का नाम डालकर उन्होंने एक तीर से कई निशाना साधा। उन्होंने दुनिया के तमाम मुल्कों को चेतावनी दी कि अगर वो बाइडेन प्रशासन के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं तो बाकी देश भी अपनी अपनी सोच लें। इसका मतलब साफ है कि बाइडेन की पाबंदियों पर पुतिन पलटवार करने के लिए कमर कस चुके हैं। तो वहीं यूक्रेन ने जेवलिन मिसाइल से हमला करके रूस के एक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर को तबाह करने का दावा किया। जेवलिन मिसाइल को रूस के खिलाफ इस जंग में बेहद मारक हथियार माना जा रहा है, क्योंकि ये यूक्रेन के साथ जंग में रूस को तगड़ी चोट पहुंचा रही है। और यूक्रेन ने इसी मिसाइल से रूस के BM-21 ग्रेड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर को ध्वस्त करने का दावा किया। जेवलिन मिसाइल को रूसी टैंकों का काल भी कहा जा रहा है। वजन में बेहद हल्की इस एंटी टैंक मिसाइल को कहीं भी ले जाना आसान होता है। साथ ही हल्की होने की वजह से सैनिक इसे कंधे पर रखकर आसानी से चला सकता है। और ऐसा ही यूक्रेन की तरफ से जारी किए गए एक वीडियो में दिखाई दिया। वहां एक सैनिक कंधे पर रखकर जेवलिन मिसाइल दागता नजर आया और ट्रिगर दबते ही मिसाइल तेजी से कई किलोमीटर दूर निशाने की तरफ उड़ गई। इसके बाद जहां वो मिसाइल गिरी वहां से धुआं उठता नजर आया, जबकि एक सैनिक ने रूस के मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर को ढेर कर देने पर खुशी जताई। उधर रूसी सेना को बेदम करने के लिए यूक्रेन के सैनिकों ने अमेरिका से मिली घातक एंटी टैंक मिसाइल जेवलिन के साथ अभ्यास किया। और अमेरिका इस जंग में रूसी सेना से निपटने के लिए पहले ही यूक्रेन को हजारों जेवलिन मिसाइल भेज चुका है और अब उसे ऐसी 500 और मिसाइल मिलने वाली है, जिसके जरिए रूसी सेना के टैंकों पर और सटीक निशाने साधने के लिए सैनिक अभ्यास करते दिखाई दिए। जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक सैनिक अपने कंधों पर लॉन्चर रखकर टारगेट की ओर जेवलिन मिसाइल दागता दिखाई दिया और मिसाइल के गिरते ही एक जोरदार धमाके के साथ टारगेट के परखचे उड़ गए। इस अभ्यास में जेवलिन मिसाइल ने फिर साबित कर दिया कि उसे ऐसे ही दुश्मन के टैंकों का काल नहीं माना जाता है, क्योंकि ये फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पर काम करती है। और अमेरिका 90 के दशक से इस मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है, जो करीब 4 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट पर भी सटीक निशाना साध सकती है। और इसका स्ट्राइक रेट 90% से ज्यादा है, यानी ये 10 में 9 बार अपने टारगेट को ध्वस्त कर देती है। जबकि इसका वजन महज 6 किलो है, जिसे कंधे पर रखकर आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। यही नहीं, लॉन्च होने के बाद ये खुद अपने टारगेट को ढूंढ लेती है, जिसके वजह से इसे लॉन्च करने वाले को दुश्मन की ओर से होने वाले पलटवार से संभलने का समय मिल जाता है। और यूक्रेन का दावा है कि जंग के शुरुआती दिनों में उसकी ओर से दागी गई 300 जेवलिन मिसाइलों ने 280 रूसी टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को ध्वस्त कर दिया था। पुतिन की